अभी अपन सेशन एक अकाउंट्स का बेसिक्स का अपन करेंगे कवर। ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए रिविजन क्लास रहेगी और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डेमो क्लास का सेशन हो जाएगा ये। इसके अंदर अपन अकाउंट्स की कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा टैली का देखेंगे। ठीक है, अकाउंट से अपन थोड़ा शुरू करते हैं। जो आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग एक बार बता सकते हो अकाउंट्स जो आप लोगों ने पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप लोगों को अकाउंट्स का डेफिनेशन, नॉट थियोरेटिकल लेकिन जिस जो भी आप प्रैक्टिकली समझे हो अभी तक क्लास में, अगर आप कुछ बता सकते हो डेफिनेशन जो मैंने बताया था, अकाउंट्स होती क्या चीज है, दोनों में से आप दोनों में से कोई भी बता सकते हैं? मनीष? सर अकाउंट्स में ना ये जो जनरल एंट्रीज वगैरह ये आती है, जैसे किसी भी चीज का अकाउंट्स रिकॉर्ड। क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है? चलो, बेसिकली अपना अकाउंटिंग के अंदर क्या रहता है, मैं थ्योरेटिकल जो बुक्स के अंदर डेफिनेशन है पूरी, वो पूरी डेफिनेशन को अपन बात नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इज अ टेक्निक है, वो सब कुछ भी नहीं। ठीक है, अपन को सीधे से ही बात करनी है कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, अकाउंटिंग होता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर तीन चीजें बोली। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेकंड ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो क्या चीज होता है, किस चीज में काम आएगा, वो सब अपने को भी बात नहीं करनी। अपन बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो अपन ये चीज समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड करना क्या हुआ, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करना क्या हुआ, ये चीज। सबसे पहले अपन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख लेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर भी क्या होता है, अ, कई तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अपन उसको बाइफरकेट करेंगे, विभाजित करेंगे दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में अपन उसको डिवाइड करेंगे। एक हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जहां पर पैसा या अमाउंट का संबंधित कुछ मूवमेंट है। ठीक है, या फिर किसी ऐसी चीज का अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्ट कर रहे हैं जिसमें पैसे का तो मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जिस चीज को अपन पैसे में वैल्यू कर सके वो चीज। एग्जाम्पल में समझेंगे अपन इसको वैसे, बट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले समझें। नॉन फाइनेंशियल क्या हुआ, इसी का उल्टा, रेसिप्रोकल, मतलब जिसमें कि पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उसको अपन अमाउंट के टर्म्स में उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। तुम दुकान, कोई भी स्टूडेंट, मतलब कहीं पे भी कोई भी, मैं सपोज किसी शॉप पे गया, ग्रोसरी आइटम्स परचेज करके लेके आ गया, किसी मोबाइल की शॉप पे गया, मोबाइल खरीद के लेके आ गया, मोबाइल के शॉप वाले को आज ही रुपए दिए, मतलब रुपए दिए कैश में एंड उससे मोबाइल लेके आया। ग्रोसरी के शॉप वाले के केस में क्या हुआ कि वहां पर मैं उससे कई साल से सामान लेता हूँ, तो वो मुझे अच्छे से जानता है पर्सनली। तो उस केस में जब मैं सामान लेके आया, उसको कैश रुपए नहीं दिए मैंने। ठीक है, तो कैश रुपए नहीं दिए, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कैश का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ गया सामान लेकर के आ गया, रुपए बाद में दूंगा फ्यूचर में। तो ये क्या हुआ, ये ये उधारी में, क्या चीज, जैसे उधारी में मान लेना। हाँ उधारी में मान लिया हूँ। तो ये क्या हुए अपने, कौन से ट्रांजेक्शन हुए, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए अपने। ठीक है, वही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिंपल एग्जांपल,
बैंक में जाकर के पासबुक की मैंने एंट्री करवा के लेके आ गया। तो पासबुक की एंट्री कराई, उसके कोई बैंक वाले कोई चार्ज नहीं लेते हैं। गया वो उसकी पासबुक की एंट्री करा के लेके आ गया, ना कोई सामान खरीदा ना कुछ और किया जिस चीज को अमाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि पासबुक के अंदर अमाउंट का मेंशन है, लेकिन वो आपके कोई दूसरे ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं उनका उसके अंदर में जिक्र आ रहा है कि आपने 1,000 रुपए एटीएम से निकाले थे, 5,000 रुपए किसी इंसान से आपको ट्रांसफर हुए हैं। ये आपके ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे। लेकिन जब आप पासबुक में एंट्री करा रहे हो, मैं इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। बैंक गए, बैंक में पासबुक दिया उसको काउंटर पे, एंड फिर उसने पासबुक पे प्रिंटिंग करके वो आपको दे दिया। तो ये जो प्रिंटिंग का है प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर में कोई भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, फाइनेंशियल मूवमेंट नहीं हुआ। ना आप आज रुपए दे रहे हो, ना भविष्य में रुपए दोगे। यहाँ पर पैसे के में कोई चीज को तोला नहीं जा रहा, किसी चीज को अपन पैसे में तोल नहीं रहे हैं, पैसे में वैल्यू नहीं कर रही उस चीज का। ओके, तो इस वजह से ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जैसे सपोज आपके किसी भी, जैसे कहीं पे आपने किसी फ्रेंड, मतलब आप बहुत सारे, आप किसी भी तरीके की चीजें सोच सकते हो। मतलब एक आप किसी रिलेटिव के गए, वहां पर जाकर के आप कोई भी चीज, कोई सामान, मतलब उसको अपना, सपोज उसको कुछ चाहिए था तो आपने अपना सपोज लैपटॉप उसको यूज करने के लिए दे दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपने जब लैपटॉप दिया है तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसमें आपने कोई रुपए की बात नहीं हुई। इस तरीके के बहुत सारे आप ट्रांजैक्शन सोच सकते हो, एक्स वाई जेड, अनगिनत है। किसी गेस्ट के घर गए, वहां पर उसने आपको कुछ चीजें ऑफर करी, तो ये चीजों में आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे आप सोच सकते हो। सिमिलरली फाइनेंशियल के लिए भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप जितनी भी आप बात करो, बैंक में कैश जमा कराया, बैंक से कैश निकाला, मैं किसी शॉप पे जाकर के कोई सामान खरीद के लेके आया, मैंने किसी को सर्विसेज दी, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने किसी एक्स पर्सन को लोन दिया, मैंने कोई सामान बेचा, किसी को कोई सर्विसेज दी। ठीक है, ये सब चीजों में आप देखोगे कि पैसे का मूवमेंट हो रहा है, या फिर आप, मैंने जब सेल किया, उधारी में माल बेचा, पैसे का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन आप उस ट्रांजैक्शन में उस अमाउंट को पैसे में तोल सकते हो। अब मैंने एक फ्रेंड को लैपटॉप यूज करने के लिए दे दिया, नॉर्मल जेस्चर में, फ्रेंडशिप में दिया, वहां पर उसमें कोई रुपए की बात नहीं आई, तो वहां पर उसका कोई अमाउंट चार्ज नहीं हुआ, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन वहीं मैंने रेंट पे किसी को लैपटॉप दिया यूज करने को, 1,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो वो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। वहीं बैंक में ही मैंने पासबुक एंट्री का आपको बोला, बैंक चार्ज नहीं लेता है, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। वहीं अगर कोई स्टेटमेंट या बहुत पुराना पासबुक प्रिंटिंग का कई बैंक कभी कभी चार्ज ले लेते हैं, तो उस केस में यही चीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि पैसे का यहाँ पर मूवमेंट या रिलेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैटर करते हैं, अपने को उसी से लेना देना है, अपन उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो आगे से मैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अपन बात करेंगे। ठीक है, ये अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, तो मैं आपको 4-5 स्टेटमेंट्स देता हूं, मतलब 4-5 आपको ट्रांजैक्शन बताता हूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताऊंगा। मैं बैंक गया, कैश निकाल के लेके आ गया,
मैं बैंक के बाद में जो कैश निकाल के लेके आया, मैं उससे एक शॉप पे गया, वहां से कोई सामान परचेज करके फर्दर लेकर के आया। एंड जब परचेज करके लेके आया तो कैश वहीं पर उस शॉपकीपर को दे करके आया। अब जो सामान लेके आया उसको मैंने कुछ प्रोसेस करके उसको कुछ माल सामान तैयार किया एंड फिर उसको बेच दिया। ठीक है, बेचा। उसके बाद में 2 दिन के बाद में जिसको मैंने बेचा था उसने 2 दिन के बाद मुझे पैसे दे दिए उसके लिए। अब ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन बताया। पहला, आपका पहला ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ भविता? चलो, कविता आपको आवाज आ रही है? यस सर। मैंने अभी कुछ ट्रांजेक्शन बताए, तो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा था? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नहीं, मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। तो सबसे पहला अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ, जिसके अंदर की मैंने अभी कुछ 4 एग्जांपल बताए, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो इधर। मैं बैंक गया, बैंक से कैश विड्रॉ करके लेके आ गया, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन, कैश से मैं कुछ शॉप पे गया, वहां से कुछ सामान खरीद के लेके आ गया। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन अपना हुआ कि जिसके अंदर कि मैं उस सामान को प्रोसेस करके कुछ बनाया। जैसे एग्जांपल के लिए कि सपोज मैं मैदा लेकर के आ गया, मैदा से फिर ब्रेड बनाया, तो इस तरीके से कुछ भी मैंने प्रिपेयर किया, कुछ वैल्यू एडिशन किया। तो तीसरा वो हो गया कि मैंने कुछ बनाया। या फिर सपोज मैं कपड़ा लेकर के आ गया था, जो प्लेन कपड़ा होता है, एंड उससे फिर कोई ड्रेस बनाई मैंने, तो ये तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या हो गया, मैंने बेचा। ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा। एंड फिर पांचवा भी ट्रांजेक्शन था, मैंने जब बेचा तो उधारी में बेचा था, एंड फिर उससे पार्टी से मेरे को पैसा मिला 2 दिन बाद। ठीक है, तो ये टोटल 5 ट्रांजेक्शन मैंने आप लोगों को बताया। अब ये 5 ट्रांजेक्शन है, इनको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड तो कैसे भी कर सकता हूँ, मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। रिकॉर्ड करना तो वो भी हो गया, मैंने अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया तो वो भी रिकॉर्ड हो गया कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹5,000, परचेज गुड्स फ्रॉम शॉपकीपर फॉर ₹2,000, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्थ ₹3,000। फिर उसके बाद में गुड्स सोल्ड for ₹3,500, cash received from मतलब कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर रमेश। तो कैश रिसीव, रमेश को मैंने सामान बेचा था, तो गुड सोल्ड टू रमेश ₹3,500 एंड कैश रिसीव फ्रॉम रमेश ₹3,500। तो ये इस तरीके से मैंने सेंटेंस लिख दिया, तो ये भी एक रिकॉर्ड करने का हो गया। लेकिन क्या इससे मैं अकाउंट फॉर कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? लिया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, लेकिन क्यों नहीं हो पाया वो समझो। अब जब मैंने अभी तो ये 5 ट्रांजेक्शन बताए, वहीं मेरे सपोज 5,000 ट्रांजेक्शन हो गए महीने भर में। अब मेरे को निकालना है कि कितना मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कितना बैंक में बैलेंस है, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना मैंने परचेज किया सामान, कितने का माल बेचा, ये सब निकालना है। तो इन सेंटेंसेस में से कैसे ढूंढ के निकालोगे वो? तो पॉसिबल है क्या? नहीं निकाल पाओगे। और 5 में से तो चलो जोड़ दोगे कि भाई 3,500 रुपए का सामान बेचा, 2,000 रुपए का सामान खरीदा था, 5,000 रुपए बैंक से निकाले तो कैश अपने पास आ गया, तो ये तो आप कर लोगे। लेकिन क्या मैं 5,000 ट्रांजेक्शन का वो जब रिकॉर्ड करूंगा तो उस समय में मैं ये कर पाऊंगा? एक बार के लिए मेहनत करके एक कुछ निकालना होगा तो कर भी लिया मान लो, और कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें से।
फिर मेरे को अगर मान लो 5 दिन बाद वो जिसके मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो उसको पहले मेरे को उसने पूछा मेरे से कि भाई टोटल महीने भर में मैंने सेल कितनी की वो बताओ। तो मेरे को 4 घंटे तो लग गए 5,000 ट्रांजेक्शन में से सेल पूरा ढूंढ के निकालने में। फिर उसको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उसने कहा कि अच्छा परचेज कितनी करी थी वो बताओ। तो फिर वापस 4-5 घंटे लगेंगे। फिर 4-5 घंटे में परचेज टोटल जोड़ के बताऊंगा। फिर वो पूछेगा कि कैश बैलेंस कितना हो। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा सेम रिपीटेटिव टास्क मेरे को बहुत बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं एक ही बार में डेटा ऐसे तैयार करूं कि जब जिसको जो जानना हो वो तुरंत 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर वो चीज पता चल जाए। मेरे को उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े बार बार, क्योंकि एक ही डेटा के अंदर में से कई तरीके की इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ सकती है, निकालने का हो सकता है काम पड़े। तो वो चीज के लिए आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड तो कर दिया अपन ने, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे अगर मैथमेटिक्स में अपन बात करें, प्लस और माइनस होता है साइन, ठीक है। हाँ, दूसरे भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन अपन एक बार प्लस माइनस की बात करते हैं। तो जैसे मेरे पास 100 रुपए आए, तो मैंने 100 रुपए प्लस कर दिए। फिर 50 रुपए उसमें से चले गए, तो -50 कर दिया। तो कितने बच गए? 50 रुपए बच गए। कैसे? 100 रुपीज आपके पास आए तो प्लस 100 किया, माइनस, चलो 50 की जगह 70 रुपीज करते हैं कि 70 रुपए चले गए। तो 100 रुपीज आए थे, प्लस 100 किया, -70 कर दिया, तो आ गया आपके पास 30 रुपीज। यही किया सबने। तो 100 रुपीज प्लस किया, फिर -70 क्यों किया? क्योंकि वो चले गए थे, तो गए तो माइनस किया। तो यहाँ पर जैसे आपने प्लस और माइनस यूज किया, इसी को जब अपन अकाउंटिंग में लेके आएंगे तो डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे। DR फॉर डेबिट, CR फॉर क्रेडिट। तो ये दो अपन वर्ड्स यूज करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये अपन बेसिकली हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस होएगा तो डेबिट होएगा, हमेशा माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। वो प्लस और माइनस का जो रूल्स है वो मैथमेटिक्स के लिए रूल्स है। अकाउंटिंग के अपने खुद के अलग रूल्स होते हैं कि डेबिट क्रेडिट कैसे यूज होगा। लेकिन जैसे वो सिंबल्स हैं वहां प्लस माइनस, वैसे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सिंबल्स हैं, बट इनका लॉजिक यूटिलिटी अपने आप में अलग है, ठीक है। फिर अपन आगे अपन बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है। डेबिट क्रेडिट आप लोगों को बताया। अब एक चीज और होती है जिसके अंदर की अपन बात करें तो अकाउंट्स के अंदर टोटल 4 चीजें होती है। वो 4 चीजें क्या होती है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये 4 ही चीज होती है अकाउंट्स के अंदर, पांचवी कोई चीज नहीं होती इसके अंदर। मतलब होने को जैसे डेबिट क्रेडिट भी हो गया, लेकिन जो मैं अगर ग्रुप्स बोलूं, मेजर ग्रुप्स जिनके अंदर की सारी चीजें अकाउंट्स की बेसिकली दुनिया जो बसेगी इसी के अंदर आएगी, तो वो ये 4 चीजें हो गई। असेट्स, संपत्ति, लायबिलिटी, दायित्व, इनकम, आय, जो आय अपन कर अर्न करते हैं, कमाते हैं, इनकम, फिर एक्सपेंस, खर्चे, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो अपन इसके अंदर में क्या होता है कि जितने भी लेजर्स होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं अपन समझेंगे, बट जितने भी लेजर्स होते हैं वो सब इन्हीं चारों में से किसी एक के अंदर आएंगे। तो जो जैसे मैंने आपको रूल्स बता रहा था कि अकाउंटिंग में भी अपने रूल्स होते हैं, तो एक सिंपल सा अपन वैसे बात वर्बली कर देते हैं। प्रॉपर जब सेशन होगा तो उसके अंदर में भी अपन वो देख लेंगे। बाकी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीधी सी सिंपल सा एक चीज है कि अकाउंट्स के अंदर क्या होता है। जब अपन ने मैंने कुछ रूल्स अपन ने बात करे थे, तो कोई भी आप लोग में से बता पाएगा? मनीष, भविता, कि अकाउंटिंग के जो अपन ने रूल्स बात किए थे वो क्या रूल्स थे? मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच जो अपन ने बात करी थी, तो ट्रेडिशनल रूल्स या मॉडर्न रूल जो भी आप बता सको। मनीष,
मनीष आवाज आ रही है? जी सर। तो आपको वो रूल्स याद है अकाउंट्स के अंदर? सर वो मतलब फाइनली वो जिसे आइडेंटिफाई करते हैं वो वाला क्या? हाँ, जो अपने मॉडर्न रूल्स अपन ने बात करी थी, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, वो वाला रूल्स। अच्छा सर, वो अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और वो घटेगी तो डेबिट होगी। और इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और वो डेबिट होगी, लेकिन डिक्रीज होगी तो। और एक्सपेंस अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो अकाउंट्स के अंदर ये चार बेसिकली जो मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर भी ये चार सिंपल सी चीजें होती है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, इनकम जब होएगा तो क्रेडिट होगा और एक्सपेंस जब होएगा तो डेबिट होगा। ये टोटल अपने रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल्स के हिसाब से पूरी गवर्न होती है अकाउंटिंग जो होती है। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर कि जो ट्रेडिशनल जो थोड़े जिन्होंने पहले कॉमर्स में पढ़ा हुआ है 11th-12th में, उन्होंने हो सकता है ट्रेडिशनल रूल्स भी पढ़े होंगे, जिनको बोलते हैं अपन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, तीन तरीके के अकाउंट्स की बात करी जाती है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जिन्होंने ये पहले पढ़ रखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए प्रेफर यही रहेगा कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है, चीजों को आप रिलेट प्रॉपर्ली कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर उसके हिसाब से रिसीवर, गिवर आपको आइडेंटिफाई करना। थोड़ा सा उसमें कम लॉजिक्स मुझे लगते हैं, रटना ज्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो। अभी ये आपको रूल्स बताए अकाउंट्स के। अभी अब आप लोगों को एक चीज इसके अंदर में आगे अपन डिस्कस करते हैं, दैट वुड बी रिलेटेड टू कि अकाउंट्स के अंदर अपन को करना क्या क्या चीजें होती है। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा, एंड स्क्रीन शेयर करने में आप लोगों को एक चीज, एक इमेज आप लोगों को शो करूंगा जिसके अंदर के अपन स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो अपन अकाउंट्स करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेजेस अपन फॉलो करते हैं अपन वो देखेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, इसके अंदर में मैंने कभी इमेज खोल रखा है। इसके अंदर सबसे ऊपर शुरू में आ रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर नीचे अपन लिख रहे हैं आइडेंटिफाई द लेजर्स या आइटम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स इन एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, अप्लाई द अकाउंटिंग रूल, मॉडर्न या ट्रेडिशनल जो भी आप लोगों को बताया। उसके बाद में अपन ने लिखा है जर्नलाइज द एंट्री। जर्नलाइज द एंट्री के बाद में अपन ने नीचे लिखा हुआ है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के नीचे ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के नीचे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और उसके नीचे बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये अपने कुछ स्टेजेस होता है जो जिससे कि अपन प्रोसीड करते हुए अपन फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, अकाउंट्स का जो पर्पस है उसको अपन फुलफिल करते हैं।
तो सबसे पहले ऊपर अपन ने क्या लिख रखा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे सामने आ रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो उस केस में मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करनी, उसको अकाउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करेंगे तो सेंटेंस के फॉर्म में जो करना है करेंगे, लेकिन वो फिर अकाउंटिंग नहीं होगी। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अकाउंटिंग के परव्यू के बाहर की चीजें। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर है तभी अपन आगे की चीजों की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर है, वेल एंड गुड, तो उसके बाद में वो अपन ने आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंशियल है या नहीं है ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर लेजर्स कौन से इम्पैक्ट हो रहे हैं। मिनिमम 2 लेजर्स हमेशा इम्पैक्ट होंगे। तो ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट यही होता है। तो ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट के अंदर में अपन दो मिनिमम लेजर्स आपके अफेक्ट होंगे, तो वो दो लेजर्स को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। लेजर्स क्या होते हैं अभी बताया नहीं है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट समझ लो अपन दो लेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे, मिनिमम दो। किसी ट्रांजेक्शन में 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी लेजर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर, बट मिनिमम दो तो होंगे होंगे, वो वाली बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स इन असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कौन कौन से लेजर्स इम्पैक्ट आपने आइडेंटिफाई इसके अंदर इम्पैक्ट हुए, वो लेजर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, लेजर्स को क्लासिफाई करोगे कि ये लेजर जो है ये असेट है या लायबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है। ये आपने क्लासिफिकेशन करना उसका। क्योंकि जब क्लासिफिकेशन भी हो गया, असेट है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या है, फिर उसके बाद में आप अकाउंटिंग का जो रूल अपन ने बात करी, मॉडर्न अप्रोच लगाओगे तो मॉडर्न, ट्रेडिशनल लगाना चाहो तो ट्रेडिशनल, तो वो आप अकाउंटिंग रूल लगाओगे। और अकाउंटिंग रूल अगर आपने लगा दिया तो उसके बाद में सिंपल आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर जर्नल एंट्री पास करने के बाद में जर्नल एंट्री के बेसिस पे अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग जो अपन ने किया उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बैलेंसेस के हिसाब से। फिर ट्रायल बैलेंस से आगे फर्दर अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और फिर ट्रेडिंग पी&एल और ट्रायल बैलेंस का यूज करते हुए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये अकाउंटिंग के स्टेजेस हो गए, ठीक है। इसके अंदर में मैंने जर्नल एंट्री तक एक लाइन खींच रखी है, उसके बाद में बॉक्स बना रखा है। मेन जो लॉजिकल पार्ट है, जहां पर आपको दिमाग लगाना है, वर्किंग करनी है, जहां पर आपका मेन यूटिलिटी है अकाउंट्स का, वो जर्नलाइज द एंट्री तक का है, ठीक है। यहाँ तक की वर्किंग में आपको प्रॉपर लॉजिकल वर्किंग करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री पास कर ली, उसके बाद में सिर्फ आपका डेटा एंट्री प्रोसेस रह जाता है कि जर्नल एंट्री से आपको सिर्फ जो जर्नल एंट्रीज है उनमें जो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसको कैसे लेजर्स में लेके जाना है, वो एक सिंपल प्रोसेस है। तो उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, वो तो सिंपल एक जगह से डेटा एज इट इज फेच करके दूसरी जगह लेके जाना है। आप उसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा वो वाली चीज नहीं रहेगी, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं आएगी, सिंपली आप बना सकते हो। जर्नल एंट्री अगर आपने पास कर ली तो फिर आगे की कोई भी स्टेजेस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेन यहीं तक का आपका ये जो 3-4 स्टेजेस आ रही है, यहीं पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये अगर आपने कर ली तो आप यहाँ पर तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत इजीली आप रिजॉल्व कर लोगे एक बार में समझ के, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग आपका जो जर्नल एंट्री था वहां से आपने किया, वहीं से आप आगे ट्रायल बैलेंस, जो लेजर्स के बैलेंसेस है उनको एज इट इज एक जगह से फेच करके ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे, वहीं से ट्रायल बैलेंस से फिर फेच करके ट्रेडिंग पी&एल में, बैलेंस शीट में ले जाओगे। तो सिंपल सा सिर्फ डेटा पुल करके दूसरी जगह लेके जाने का काम है। तो क्लरिकल काम है, डेटा एंट्री का काम है। ये ऊपर का काम है जहाँ पे कि लॉजिकल और एनालिटिकल काम बोल सकते हो आप उसको। ये चीजें हैं जहां पर कि मेन दिमाग लगेगा आपका। अब अपन जरा लेजर्स की बात करते हैं।